हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में किसी भी निकाय के लिए संवितरण फलन के बारे में और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम निकाय ले रहे हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम अगर डिस्कस करें तो ये हैं, किसी आदर्श गैस के लिए निकाय की I V अवस्था में ऊर्जा का परिकलन कीजिए, एनर्जी EI निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम संवितरण फलन निकालेंगे और उसके यूज से हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन ये हो गया, सिद्ध कीजिए कि किसी एक परमाणु का आदर्श गैस का संवितरण फलन ये होता है, Z इक्वल टू V/H³ 2πm/K की पावर 3/2 होता है। तथा इससे क्या क्या कैलकुलेट करना है, प्रत्येक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, गैस का माध्य दाब और गैस की विशिष्ट ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, माना कि हमने आदर्श गैस को एक कंटेनर में लिया, एक पात्र में लिया, उस पात्र का लंबाई LX, LY और LZ ले लिया। तो हमने उसकी तीनों डायमेंशन ले ली, LX, LY, LZ। तो उसका वॉल्यूम V इक्वल टू हो जाएगा LX, LY, LZ। ठीक है, इसमें हमने आदर्श गैस को भरा है। आदर्श गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान हमने स्मॉल m लिया है और टोटल पार्टिकल, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो लिए हैं n, कैपिटल N कुल अणुओं की संख्या ली है। अब यहाँ पर अणुओं की संख्या इतनी कम है कि अणु केवल पात्र की दीवारों से ही टक्कर करते हैं। इसका मतलब समझना, आदर्श गैस किसको बोला जाएगा? आदर्श गैस बोला जाएगा जिसके पार्टिकल्स के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन है वो नहीं हो रही है। अणु आपस में अन्योन्य क्रिया नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ दीवारों से टकरा रहे हैं, दीवार के साथ उनकी अन्योन्य क्रिया हो रही है। इसका मतलब आपस में एक दूसरे पर जब कोई बल नहीं लगेगा तो स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी वो सारी की सारी किसके रूप में होगी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। अतः गैस की कुल ऊर्जा उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है, क्योंकि कोई भी बल अणु आपस में एक दूसरे पर नहीं लगाते हैं। अब हमने मान लिया कि कोई ताप T है, उस पर हमने ये जो निकाय लिया, ये ऊष्मा भंडार के साथ साम्य अवस्था में। निकाय कौन है? हमारे पास आदर्श गैस है। ये ऊष्मा भंडार के साथ क्या है? साम्य अवस्था में है। मतलब ऊष्मा भंडार और इसका जो टेम्परेचर है या बीटा कोफिशिएंट है वो इक्वल है। यदि किसी टाइम गैस के किसी अणु का वेग स्मॉल v है, जिसमें XYZ दिशाओं में घटक Vx, Vy, Vz हो गई, तो x दिशा में अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2mv² होता है, x के कारण Vx ले लिया और इसको हम px²/2m भी लिख सकते हैं। px क्या है? x डायरेक्शन में अणु का संवेग है। अगर हम दो कर्मागत टक्करों की बात करें, जैसे ये हमारे पास, ये अगर एक वन डायमेंशनल अगर हम बाउंड्रीज की बात करें, ये है गैस की। ठीक है, तो पार्टिकल यहां से जाएगा, यहाँ कोलिजन करेगा, तो इसने मान लीजिए LX डिस्टेंस कवर की, वापस यहां से दीवार पर आके टकराएगा तो LX। तो मतलब दो कर्मागत टक्कर, दो कंटिन्यूअस टक्कर में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इसको 2LX डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो दो कर्मागत टक्करों में अणु द्वारा पात्र में तय की गई दूरी कितनी हो गई? 2LX। कौन सी डायरेक्शन में? X डायरेक्शन में। ऐसे ही Y डायरेक्शन में हो जाएगी 2LY, Z में हो जाएगी 2LZ। तो क्वांटम भौतिकी के अनुसार प्रत्येक कण के साथ एक तरंग भी संचरित होती है। जैसे दे ब्रोगली ने बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके साथ-साथ एक एसोसिएटेड वेव चलती है, जिसको दे ब्रोगली वेव या द्रव्य तरंग बोलते हैं। तो यहाँ गैस के अणु मूव कर रहे हैं तो उनके साथ-साथ एक तरंग चलेगी और ये तरंग बाउंड्रीज इसकी फिक्स है। पात्र के बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये तरंग कैसी प्रकृति की होगी? अपरिगामी तरंग। अपरिगामी तरंग होती है जिनकी बाउंड्रीज फिक्स होती है। तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? डेल px इंटू डेल एक्स क्या इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच कट होता है। तो यहाँ n के लिए हमने क्या ले लिया? NH कट ले लिया। ठीक है, तो px, तो हमारे पास डेल px पे अनिश्चितता कितनी? संवेग में अनिश्चितता px की कोटि की ले ली। और कितनी दूरी तय कर रहा है? डेल x। तो हमने देखा दूरी कितनी थी? 2LX। ठीक है, तो कर्मागत टक्करों के मध्य की दूरी हो गई 2LX। n की जगह x डायरेक्शन में NX ले लिया और ये h ले लिया। ठीक है, h कट भी ले सकते हैं, h भी ले सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो h कट को h/2 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, तो px की इक्वल टू क्या हो गया? NX h, h की जगह वैल्यू रखी 2 h कट और 2LX। ओके, नाउ px क्या हो जाएगा हमारे पास? NX h कट पाई एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, LX आ गया। इक्वेशन 1 से हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या थी? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी। तो EX जो हो गया वो था px²/2m। तो इसका स्क्वायर करो और 2m का डिवाइड कर दो। तो हमने स्क्वायर किया, 2m का डिवाइड, यहाँ से पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर हमने बाई 2m को बाहर ले लिया, तो ये NX² बाई LX² हो गए। ऐसे EY निकालेंगे तो यहाँ NY² बटा LY² हो जाएगा। EZ में NZ² बटा LZ
स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट में इसी प्रकार हमने y दिशा में ई का वैल्यू निकाला तो ये एन वाई स्क्वायर बटा एल वाई स्क्वायर ईजेड हो गया हमारे पास एन जेड स्क्वायर बटा एल जेड। तो टोटल एनर्जी आई वी अवस्था में क्या हो जाएगी, ई आई हो जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये तो कॉमन था तीनों में, एन एक्स स्क्वायर बटा एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बटा एल वाई स्क्वायर, ये हमारे पास ई वाई। हमारे पास संवितरण फलन की डेफिनेशन क्या थी, समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। तो यहाँ ई आई की वैल्यू हमने एज इट इज पुट कर दी। अब देखो हमारे पास nx की समेशन लेना है तो यहाँ पर जैसे ही समेशन में रखेंगे तो इधर nx का समेशन हो जाएगा ny का और nz का। nx की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, ny की वैल्यू भी 0 टू इनफाइनाइट और nz की वैल्यू भी 0 टू इनफाइनाइट। तो z क्या हो गया, तीनों के समेशन ले लिए e की पावर माइनस बीटा और ei की ये पूरी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी पाई स्क्वायर बटा एच, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटा 2m एन एक्स स्क्वायर बटा एल एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर बटा एल वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर बटा एल जेड स्क्वायर। ओके, z इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, x वाले टर्म अलग ले लिए, y वाले अलग ले लिए, z वाले अलग ले लिए। तो x वाले इस टर्म को हमने zx मान लिया, इसको हमने zy मान लिया और इसको हमने zz मान लिया। तो ये हमारे पास z क्या हो गया, zx zy zz। ओके, सबसे पहले एक टर्म को हम सोल्व कर रहे हैं zx को, बाकी को हम सिमिलरली सोल्व कर देंगे। तो zx हमारे पास क्या है, nx इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस बीटा एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बटा 2m nx स्क्वायर बटा lx स्क्वायर। अब समेशन के अगर हम अल्प मानों के लिए बात करें तो समेशन को हम इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये 0 टू इनफाइनाइट हो गया, ये हम nx स्क्वायर बटा lx स्क्वायर और nx के लिए समेशन लिया था तो nx के लिए ही हम इंटीग्रेशन लेंगे और इसको हमने क्या लिख दिया, dnx से लिख दिया। अब हम इस पूरी वैल्यू को हम मान रहे हैं यू स्क्वायर इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। तो हमने इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया, यू स्क्वायर मान लिया और लिमिट चेक करते हैं कि अगर यहाँ जैसे ही इसको यू स्क्वायर मानेंगे तो लिमिट को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जब nx की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू भी क्या आएगी 0 और nx जब इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पुट करेंगे तो u भी क्या आएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब लिमिट यही रहने वाली है। तो देखो nx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो यू स्क्वायर ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये अपॉन में आ जाएगी। तो nx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये रही nx स्क्वायर की वैल्यू। ओके, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो nx स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2nx dnx और यहाँ 2 एज इट इज है और u स्क्वायर का यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये आपके पास u स्क्वायर का ये एज इट इज हमने इंटीग्रेशन कर दिया, 2 दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास dnx की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये जो nx आया क्योंकि nx हमने इधर से नीचे भेजा, nx की वैल्यू वहां से उठा के एज इट इज हमने रखी तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से जब dnx को सोल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। ये dnx हमने जब इंटीग्रेशन में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। जो कांस्टेंट है √2m बटा बीटा ये हमने बाहर ले लिया, lx बटा पाई एच कट ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस यू स्क्वायर डी स्क्वायर का वैल्यू होता है √π/2। तो हमने ये वैल्यू एज इट इज और ये वैल्यू रख दी तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। देखिए इस पूरे को जब हम सोल्व करते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ये हमने जब सोल्व किया तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया। ठीक है, जेड एक्स का ये बाकी वैल्यू सब कांस्टेंट है, ये एल एक्स आ गया। जब जेड वाई को सोल्व करेंगे तो यहाँ एल वाई आ जाएगा और जेड जेड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल जेड आ गया। तीनों को इसी प्रकार से, जब बाकी दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं, एज इट इज हमने पुट कर दिया। जेड क्या था, जेड एक्स जेड वाई जेड जेड, तो तीनों को रखा तो ये देखो रूट एक बार दो बार तीन बार, तो इसकी तो पावर हो गई 3/2 एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड, ये हमारे पास हो गया। पात्र जो था उसकी हमने डायमेंशन ली थी एल एक्स एल वाई एल जेड, तो आयतन क्या हो गया, वी इक्वल टू एल एक्स एल वाई एल जेड हो गया। तो जेड हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज और इसको लिख दिया वी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें चेंज करेंगे तो देखिए हमारे पास जेड इक्वल टू क्या गया, वी एम, यहाँ देखो 2π² और नीचे हमने अगर हम बात करें तो देखो एच कट की वैल्यू यहाँ रख दी, एच कट स्क्वायर जो था उसको रख दिया एच बटा 2π। तो एच स्क्वायर बटा 2π का होल स्क्वायर, ये 2π से 2π एक कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर बचा 2πm बटा अ, जो हमने एच स्क्वायर था उसकी 3/2 पावर सोल्व करके बाहर निकाल लिया तो वो हो गया एच क्यूब। तो ये हमारे पास 2πm बटा बीटा। अब बीटा की वैल्यू 1/kT लिख देंगे तो हमारे पास जेड क्या आ जाएगा, जेड ये आ जाएगा v बटा एच क्यूब 2πm kT
और इसकी पावर जो है वो है 3/2, ये यहाँ पर 3/2 पावर और है। ठीक है? तो यहाँ पर जो अगर हम पावर लिखें, तो यहाँ पर जो हमें पूछा गया था वो फॉर्मेट हमने लिख दिया, ये पावर है यहाँ पर 3/2। ओके? ये रिक्वायर्ड हमारा फॉर्मेट था जो हमें मिल गया। अब हम आएँगे इसके बेसिस पर। इसके बेसिस पर हमें आदर्श गैस के अणुओं की माध्य ऊर्जा या जो कि गतिज ऊर्जा ही थी वो कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है माध्य ऊर्जा का फ़ॉर्मूला क्या होता है? आई अवस्था में ऊर्जा और उसकी प्रोबेबिलिटी और सब का क्या कर देना है? समेशन कर देना है। ये फ़ॉर्मूला हमने पीछे भी डिस्कस किया है। समेशन EI e की पावर माइनस बीटा EI और Z, ये पीछे हम Z की वैल्यू, तो यहाँ Z ये है हमारे पास, डेल Z बटा ये फ़ॉर्मूला हम डिस्कस करके आए पीछे वाले टॉपिक में कि Z के फॉर्मेट में माध्य गतिज ऊर्जा किसी निकाय की ये होती है -1 बटा Z डेल Z बटा डेल बीटा। ठीक है? तो हमारे पास Z का वैल्यू है, ये रहा। Z का वैल्यू बीटा के टर्म में V बटा H क्यूब 2 पाई m kT था, तो बीटा के टर्म में 2 पाई m बटा बीटा की पावर 3/2। तो इसको बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, V बटा H क्यूब, एच कट क्यूब एज इट इज 2 पाई m की पावर 3/2, तो 1 बटा बीटा का इंटीग्रेशन किया हमने बीटा की पावर -1 का, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, सॉरी डिफरेंशिएशन, 1 बाई बीटा का डिफरेंशिएशन आ गया। तो डेल जेड बटा डेल बीटा ये हो गया, माइनस हमने बाहर ले लिया, कैलकुलेट कर दिया पूरी वैल्यू को, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है? ये वैल्यू हमने क्या करनी है, इसको जेड के फॉर्मेट में बदलने की कोशिश करें। जेड का फॉर्मूला ये था, तो क्या ये इस फॉर्मेट में चेंज हो रहा है? तो हम देखते हैं कि डेल जेड बटा डेल बीटा -3 बटा 2 बीटा एज इट इज, और बाकी वैल्यू देखो यही आ रही है, v बटा एच कट क्यूब 2 पाई m बटा बीटा की पावर 3/2। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया। तो माइनस यहाँ से देखो -1 बटा जेड चाहिए हमें, जेड को इधर भेज दिया, माइनस को इधर भेज दिया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। और -1 बटा जेड डेल जेड बटा डेल बीटा किसका वैल्यू था? ई बार का। तो ई बार का वैल्यू क्या आ गया? 3 बटा 2 बीटा, बीटा की वैल्यू 1/kT रख दो, तो ई बार का वैल्यू आ गया 3/2 kT, जो कि ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत को भी एक्सप्लेन कर रहा है। ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत क्या होता है? यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। गैस है वो XYZ डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है? 1/2 kT होती है। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3/2 kT। n परमाणु हो तो n, तो ये हमारे पास माध्य ऊर्जा हो गई आदर्श गैस की। अगर हमें पूछे विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता, तो हमें पता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। इस माध्य ऊर्जा का अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर दें, तो n पार्टिकल के लिए तो हो जाएगा 3/2, टेम्परेचर के साथ T का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 3/2 n के। ठीक है? और 1 पार्टिकल के लिए बात करें, एक परमाणु के लिए बात करें, तो ये हो जाएगा 3/2 k। तो ये Cv का वैल्यू 1 परमाणु के लिए ये हो गया, और अगर n परमाणु के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 3/2 n के हो जाएगा। अगर हमें ये कह दे कि n की जगह अगर अवोगाद्रो संख्या दी हो, तो n की जगह आ जाएगा हमारे पास Na, और Na इंटू k होता है r। अगर हम बात करें Na इंटू k क्या होता है हमारे पास? r होता है। r है गैस नियतांक, तो इसको हम 3/2 और RT भी लिख सकते हैं। तो ये गैस नियतांक के पदों में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगी। ओके? अगर हम बात करें, एक परमाणु गैस की माध्य ऊर्जा होगी। एक परमाणु का आदर्श गैस का मतलब है एक ही प्रकार के परमाणु हैं आदर्श गैस में। आदर्श गैस का माध्य दाब अगर निकालना, तो हमने पीछे भी देखा कि माध्य दाब का फॉर्मूला संवितरण फलन के पदों में हमने कैलकुलेट किया था कि P बार इक्वल टू KT डेल बटा डेल V ln Z, ये पीछे वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ln Z की वैल्यू रखनी है, तो हमें पता है कि x दिशा में संवेग निकालना है, तो x दिशा में px बार आ जाएगा। तो यहाँ पर x दिशा में अगर हमें संवेग निकालना है, तो डेल ओवर डेल v वॉल्यूम, x कोऑर्डिनेट के लिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास x दिशा में गैस के अणुओं का दाब क्या हो जाएगा? v का वैल्यू Lx, Ly, Lz है, तो z है वो x दिशा में सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन Lx के रेस्पेक्ट में होगा, Ly, Lz एज इट इज बार लेंगे हम। तो px बार क्या हो जाएगा? KT बटा Ly, Lz एज इट इज बार, डेल ओवर डेल v की जगह आ गया डेल ओवर डेल x ln z। ठीक है? तो यहाँ KT बटा Ly, Lz, इसको जब ln z को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा z डेल z ओवर डेल Lx। ठीक है? ऐसे ही y दिशा में हो जाएगा, और ऐसे ही क्या हो जाएगा? z डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा। तो y में डेल z बटा डेल Ly आ गया, और z में आ गया डेल z बटा डेल Lz, और यहाँ पर y दिशा में Lx Lz अपॉन में आ जाएगा, y वाला रह गया, और Lx Ly z में आ जाएगा, Lz यहाँ पर आ गया। तो आदर्श गैस के लिए संवितरण संवितरण फलन जो हमारे पास था वो ये था,
V बटा एच क्यूब, V का वैल्यू था एल एक्स एल वाई एल जेड, वो यहाँ पुट कर दिया हमने और 2 पाई एम के टी। इसका पहले तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एल एक्स वाले का 1 हो जाएगा, एल वाई एल जेड बटा एच क्यूब बचेगा, ये एज इट इज हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एल एक्स एल जेड बच जाएगा, तो ये जैसे x के रेस्पेक्ट में किया ये बच गया हमारे पास। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में तो pt का वैल्यू पी एक्स बार का वैल्यू वहाँ वैल्यू पुट कर दी, के टी बटा एल वाई एल जेड था वहाँ पर, और ये वैल्यू हमने वहाँ से कैलकुलेट करके ये पूरी वैल्यू रख दी, तो हमारे पास के टी बटा एल एक्स एल वाई एल जेड आ गया। तो पी के टी बटा इसका वैल्यू है वी, ये आ गया। पी वाई बार में भी के टी बटा वी और पी जेड बार में भी के टी बटा वी, तीनों को माध्य दाब निकालना तो तीनों डायरेक्शन का दाब जोड़ के उसमें 3 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास के टी बटा वी माध्य दाब आ गया। अगर एन परमाणु हो, अणुओं की संख्या एन हो तो एन से गुणा कर देंगे, अगर अवगाद्रो संख्या के क्रम में ले तो एन की जगह एन ए रखेंगे, और एन ए रखते ही एन ए के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर गैस नियतांक, तो पीवी इक्वल टू आर टी, ये आदर्श गैस समीकरण भी बोला जाता है इसको। और या फिर एन बटा वी संख्या घनत्व के रूप में इसको पी बार इक्वल टू एन के टी से भी हम डिनोट करते हैं। स्मॉल एन है एन बटा वी संख्या घनत्व जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास आदर्श गैस का समीकरण भी आ गया और आदर्श गैस का माध्य दाब आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो के लिए इन्फॉर्म रहने के लिए नोटिफिकेशन वाला बटन है वो क्लिक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।